कहानी की शुरुआत में हमें बिहड़ रेगिस्तान को दिखाया जाता है, जहां पर कुछ दोस्त छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। लेकिन अचानक उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं कि देखते ही देखते उनकी संख्या कम होने लगती है। एल और मैकी नाम के दो लोग जो कि बीहड़ों में फेंसिंग की रिपेयर करने का काम करते हैं, इस काम की वजह से उन्हें वहां के कई लोग जानते भी हैं। जब वो अपना काम पूरा करने के बाद वापस टाउन की ओर जा रहे थे, तभी उन्हें बीच रास्ते में एक लड़की दिखती है जो कि एक सिस्मोलॉजिस्ट है। जब वो इन दोनों को देखती है तो पहली ही नजर में पहचान जाती है, क्योंकि ये दोनों टाउन में काफी चर्चा में रहते हैं। वो मैकी से पूछती है कि क्या यहाँ आसपास कहीं किसी प्रकार की कोई डिगिंग खुदाई चल रही है, क्योंकि उसे बहुत तेज वाइब्रेशन महसूस हो रही है जो कुछ अजीब भी है। लेकिन वो मना करता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद ये दोनों टाउन में जाकर अपनी जरूरत के कुछ सामान खरीदते हैं। वहीं दूसरी ओर रीना, जो अभी भी वहीं पर चेकिंग कर रही थी, उसे अपने पास की जमीन में किसी चीज की हलचल महसूस होती है। कोई चीज जमीन के अंदर तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन समय रहते ही वो वहां से निकल जाती है, इसीलिए उससे कोई नुकसान नहीं होता। अब सवाल यह उठता है कि ये चीज क्या थी? क्या ये कोई अज्ञात जीव है या फिर कुछ और रहस्यमय चीज छुपी है इसके पीछे? ये हमें कुछ ही देर में पता लग जाएगा। आराम करने के बाद अगले दिन ये दोनों एक नए काम की तलाश में दूसरे शहर की ओर निकल पड़ते हैं। पर बीच रास्ते में इन्हें इनका एक पुराना दोस्त दिखता है जो टावर पर चढ़ा हुआ था। उसे देखकर इन्होंने अपनी कार रोकी और नीचे आने को कहा, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता। इसलिए मैकी टावर पर चढ़ता है और ऊपर जाकर देखता है कि उसकी तो मौत हो चुकी है। वो फौरन उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर बताता है कि उसकी मौत 5 दिन पहले पानी न पीने की वजह से हुई है। ये सुनकर दोनों ही हैरान रह जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या था जिसके डर से वो इतने दिन टावर से नीचे नहीं उतरा। खैर, इसी दौरान हम एक बूढ़े फार्मर को देखते हैं जो अपने फार्म में आराम से काम कर रहा होता है। लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे की जमीन में कुछ हलचल होती है और अगले ही पल कोई चीज उसे जमीन के नीचे खींच लेती है। लेकिन इससे भी डरावना तब होता है जब एल और मैकी उसी फार्म के पास से गुजर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि चारों तरफ बस भेड़ बकरियों की कटी पिटी लाशें पड़ी हैं, जिन्हें किसी ने बहुत बेरहमी से मारा था। ये देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन फार्म के मालिक से मिलने अंदर जाते हैं, लेकिन वहां तो उन्हें सिर्फ उसकी टोपी मिलती है। जब वे टोपी उठाते हैं तो उसके नीचे उस बूढ़े आदमी का सिर पड़ा होता है। ये देखकर दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं और तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। रास्ते में उन्हें 2 वर्कर दिखाई देते हैं जो ड्रिलिंग का काम कर रहे थे। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ कोई साइको आदमी है जो लोगों को बेरहमी से मार रहा है। लेकिन उन दोनों वर्करों को एल और मैकी शराबी लगते हैं, क्योंकि उनके मुंह से शराब की गंध आ रही थी। इसलिए उन्होंने उनकी बात को नजरअंदाज किया और अपना काम जारी रखा। लेकिन तभी एक वर्कर की ड्रिल मशीन जमीन में फंस जाती है और वहां से खून बहने लगता है। अगले ही पल वही चीज उसे और उसकी मशीन को जमीन के नीचे खींच लेती है। वहीं जो दूसरा आदमी था, उसकी मौत ऊपर से पत्थर गिरने की वजह से हो जाती है। अब एल और मैकी तुरंत ही पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन फोन तो बंद पड़ा होता है। इसलिए उन्होंने खुद ही पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। लेकिन जिस रास्ते से वे जा रहे थे वह अब टूट चुका था, और इसका कारण तो आपको पता ही होगा। यहाँ मैकी कार से उतरकर आसपास देखने की कोशिश करता है। इतने में उसे पास ही एक हेलमेट दिखाई देता है, जिसके अंदर उसी वर्कर का दिमाग भरा हुआ था। ये देखकर उसकी तो हवा टाइट हो जाती है। इसलिए दोनों फौरन वापस लौट आते हैं उसी स्टोर पर। लेकिन वहां के लोग उन्हें बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे थे। दरअसल उनकी कार के पीछे कोई अजीब सी चीज अटक गई थी। क्या थी वो, किसी को कोई अंदाजा नहीं था। एल को लगता है कि यह कोई अनजान जानवर है जो बीहड़ों में रहता होगा और कार के आगे आने से मारा गया। इसी रात हम एक बूढ़े कपल को देखते हैं जो साथ में अच्छा समय बिता रहे थे। तभी अचानक उनका जनरेटर बंद हो जाता है, तो वह बूढ़ा आदमी उससे चेक करने बाहर जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि जनरेटर जमीन के नीचे धंस गया है। वह उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई चीज उसे नीचे खींच लेती है। हम उस चीज की हल्की सी झलक भी देख पाते हैं, लेकिन असल में वो क्या है ये अभी भी किसी को नहीं पता चलता। अब बारी थी उस बूढ़ी औरत की जो डर कर कार में छुप जाती है, लेकिन वह क्रिएचर उसकी कार सहित उससे जमीन के नीचे खींच लेता है। कुछ इस तरह से 2 और लोगों की जान चली जाती है। ये सब देखकर एल और मैकी बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब वे इस बारे में पुलिस को जरूर बताना चाहते हैं। पर कैसे, क्योंकि उनकी कार तो खराब हो चुकी है। तभी एल को एक आइडिया आता है। वह टाउन से 2 घोड़े लेता है और फिर शहर जाने का फैसला करता है। बीच रास्ते में वे उसी बूढ़े कपल के घर रुकते हैं, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। बस दिखाई देती है डॉक्टर मेगन की कार, जो पूरी तरह जमीन में धंसी हुई थी। ये देखकर दोनों तुरंत वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि हादसे बढ़ते जा रहे थे। अब उन्हें जल्दी से जल्दी शहर पहुंचना था। लेकिन कुछ दूर जाने पर उनके घोड़े किसी चीज से डरकर बार बार रुकने लगते हैं। इसे चेक करने के लिए दोनों नीचे उतरते हैं। तभी अचानक वह क्रिएचर पूरी तरह से जमीन के नीचे से बाहर निकल आता है और उनके घोड़े को जकड़ लेता है। एल उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाता है, जिसमें उनके घोड़े भी मारे जाते हैं। लेकिन वो जीव नहीं मरता, क्योंकि वह फिर से जमीन के अंदर चला जाता है। पर इतनी आसानी से हार मानने वाला वो भी नहीं था, क्योंकि अब उसने उनका पीछा करना शुरू कर दिया था। एल और मैकी अपनी जान बचाने के लिए वहां से तेजी से भागते हैं और वह क्रिएचर जमीन के नीचे से उन्हीं की दिशा में पूरी रफ्तार से उनका पीछा कर रहा था।
लेकिन आगे जाकर वह एक मजबूत दीवार से टकरा जाता है और उसी झटके में उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर एल गुस्से में उस पर खूब गालियां देता है। इतने में वहां रीना पहुंचती है, जो ये सब देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि ऐसा कुछ उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। पर उसका कहना है कि यह न तो पहला है और न ही आखिरी, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमें वो वाइब्रेशन महसूस हो रही थी। जरूर ऐसे कई जीव आसपास की जमीन में फैले हुए हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। इसीलिए तीनों फौरन ही जाकर एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ गए, जिसके ऊपर वो नहीं चढ़ सका, क्योंकि इन सभी की एक कमजोरी है, ये ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते। लेकिन हाँ, ये बहुत जिद्दी होते हैं, क्योंकि अब ये उनके चारों ओर घूम रहे हैं। अब ये तीनों बुरी तरह उसी पत्थर पर फंस चुके हैं, क्योंकि इनकी हल्की सी हलचल पर वो इन्हें खाने को तैयार थे। दिन से दोपहर और दोपहर से रात हो गई, ये वहीं बैठे रहे। तभी रीना को एक आइडिया आता है। उसने देखा कि नीचे कुछ बांस पड़े हुए हैं, तो उन्हीं की मदद से एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर छलांग लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। उसे देखकर एल और मैकी ने भी वैसा ही किया और फाइनली ये अपनी कार तक पहुंच गए, जिसे स्टार्ट करके ये तेजी से वापस उसी स्टोर पर पहुंचते हैं जहां ये तीनों कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि इन्हें एक दिन से कुछ खाया नहीं था। इस दौरान रीना बताती है कि हमें ऊंचाई वाली जगहों पर जाना चाहिए, वहां ये चढ़ नहीं सकते। अगर हम ऐसे सपाट जमीन पर चलते रहे तो एक एक करके मारे जाएंगे। इतने में इन्हें बाहर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जो सुनते ही जब ये बाहर गए तो देखा कि वहां एक लड़का जख्मी हालत में ऊपर बोट पर चढ़ा हुआ है, जिसे ये फौरन नीचे आने को बोलते हैं। पर इतने में उन पर एक विशालकाय क्रिएचर हमला करता है। उसका आकार देखकर इनके तो होश उड़ गए। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन तभी एक और क्रिएचर वहां आ जाता है, जो एक छोटी बच्ची पर हमला करने ही वाला था। तभी एल आकर उसकी जान बचा लेता है। इस चक्कर में रीना कटीले तारों में फंस जाती है। यहाँ भी एल फौरन उसके पास पहुंचता है और उसे कहता है, जल्दी से अपनी पैंट उतारो। रीना उसकी बात मानती है और पैंट उतारकर वहां से तेजी से स्टोर की ओर भागती है। शुक्र है किसी की जान नहीं गई, पर इन्हें भी पता है कि इतनी आसानी से वो मानने वाला नहीं। यहाँ कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें पहाड़ी इलाके की ओर जाना चाहिए, क्योंकि अभी के समय में वही सबसे सुरक्षित जगह है। और इसी बीच हम देखते हैं कि मन ही मन एल रीना को पसंद करने लगा है, लेकिन अभी ये लोग किसी और मुसीबत में फंस गए हैं। इतने में ही स्टोर में रखा फ्रिज वाइब्रेट होने लगता है, जिसे बंद करने सभी भागते हैं, लेकिन देर हो चुकी होती है। उसने सुन लिया। अब वो स्टोर के नीचे जमीन को फाड़कर बाहर आता है और एक ही झटके में स्टोर ओनर को निगल जाता है। ये देखकर सभी जल्दी से किसी ऊंची जगह पर चढ़ जाते हैं, कोई स्टोर की छत पर तो कोई वाटर टैंक पर। बस किसी तरह ये सब अपनी जान बचा रहे होते हैं। इस दौरान हम उसी टाउन में एक कपल को आते हुए देखते हैं, जो शिकार करने के लिए आए थे। लेकिन जब रीना दूरबीन से देखती है कि टाउन के सारे लोग छतों पर चढ़े हुए हैं, तो उसे अजीब लगता है। दोनों अपने घर चले जाते हैं, जहां पर बर्ड किसी मशीन को ऑन कर देता है। उस आवाज से अब वो क्रिएचर उनकी ओर बढ़ना शुरू कर देता है, जिसे एल देख लेता है और फौरन रेडियो से बर्ड को कांटेक्ट करके बताता है, जल्दी ऊपर चढ़ जाओ वरना बुरा होगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो क्रिएचर उनके घर की दीवार तोड़कर अंदर घुस आता है। अब ये दोनों ही शिकारी थे, इसलिए इनके पास काफी सारे हथियार थे, जिनका आज ये सही से इस्तेमाल करने वाले थे। पर एक गलती की वजह से हैदर उस क्रिएचर के चंगुल में फंस जाता है, लेकिन बर्ड उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, जिससे वो मारा जाता है और हैदर की जान बच जाती है। अब दोनों फौरन छत पर चढ़ जाते हैं। ये देखकर बाकी लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कब तक ऐसे फंसे रहेंगे? इन्हें यहाँ से बाहर भी तो निकलना है। सीन शिफ्ट होता है एक आदमी पर, जो खुद की जान बचाने के लिए बस के ऊपर खड़ा था, लेकिन वो क्रिएचर उस बस को ही पलटने लगता है, जिससे वो आदमी घबरा कर नीचे गिर जाता है और फिर वो उसे जिंदा ही निगल लेता है। अब ये सिलसिला खत्म नहीं होता, क्योंकि अब वो उस स्टोर की नींव को हिलाना शुरू कर देता है। इतने में एल की नजर दूर खड़े एक बुलडोजर पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे एक आइडिया आता है। वो सबसे पहले एक मिनी ट्रक को दूसरी दिशा में चलाकर भेज देता है, ताकि वो क्रिएचर उस आवाज की ओर भागे और खुद बुलडोजर की तरफ बढ़ने लगता है। दरअसल उसका प्लान ये था कि वो सबको बुलडोजर में बैठा लेगा, क्योंकि उसका वजन ज्यादा है, इसलिए वो क्रिएचर उसे खींच नहीं पाएगा। लेकिन बीच में एक दिक्कत आ जाती है। जिस मिनी ट्रक को इन्होंने भेजा था वो पलट जाता है और उसकी आवाज बंद हो जाती है, जिससे अब सारे क्रिएचर एल के पीछे पड़ जाते हैं। पर एल समझदारी दिखाता है, वो एक ऐसी जगह खड़ा हो जाता है जहां उसकी हलचल बंद हो जाती है। वहीं रीना जानबूझकर वाटर टैंक की पाइप तोड़ देती है, ताकि पानी के गिरने की आवाज सुनकर वो उधर चले जाए। उसका ये प्लान काम करता है और सारे क्रिएचर उसी दिशा में चले जाते हैं। इधर एल सबको बुलडोजर पर बैठा लेता है और वहां से ले जाने लगता है। इसी बीच वो सभी उसे जमीन में खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका वजन बहुत ज्यादा होने के कारण वो ऐसा कर नहीं पाते। पर यह आइडिया ज्यादा देर काम नहीं करता, क्योंकि कुछ दूर जाने पर बुलडोजर एक गड्ढे में फंस जाता है, जो उन्हीं क्रिएचर ने जानबूझकर बनाया था। अब इन्हें थोड़ी दूर पर एक चट्टान दिखाई देती है और ये सब फौरन उसकी ओर भागने लगते हैं। हालांकि सब लोग ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन अब ये चारों ओर से घिर चुके हैं। तभी मैकी को एक और आइडिया आता है। वो एक बम को दूर फेंकता है, जिसकी आवाज से वो क्रिएचर उसे निगल लेता है। लेकिन कुछ ही देर में एक जबरदस्त धमाका होता है और उसके पर खच्चे उड़ जाते हैं। अब सबको लगता है कि ऐसा करके वो आखिरी वाले को भी खत्म कर देंगे, पर पासा उल्टा पड़ जाता है। वो बम वापस इनके पास आकर गिरता है, जहां बाकी सारे बम रखे थे, जिससे वहां एक बड़ा धमाका होता है।
पर शुक्र है कि सबकी जान बच जाती है। अब ये लोग दूसरी चट्टान की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन बीच में आखिरकार उनका सामना उस आखिरी क्रिएचर से हो ही जाता है। रीना को पता था कि अगर जरा भी हलचल हुई तो सब मारे जाएंगे, इसलिए वो इशारा करके सबको वहीं चुपचाप खड़े रहने को कहती है। अब एल के सामने आखिरी क्रिएचर था। उसके हाथ में एक आखिरी बम था, पर उसे पता था कि इतनी आसानी से वो नहीं मरेगा, इसलिए उसने एक और प्लान बनाया। पास में एक गहरी खाई थी जिसकी ओर ये तीनों भागना शुरू करते हैं। आखिर में पहुंचकर एल उस बम को फेंक देता है, जिससे वो क्रिएचर और तेजी से भागने लगता है। लेकिन आखिरी समय पर ये तीनों साइड हट जाते हैं, जिससे वो क्रिएचर सीधे खाई में गिर जाता है। और कुछ इस तरह एल के आइडिया से सभी लोगों की जान बच जाती है। सभी लोग वापस अपने घर लौट आते हैं। पर आपको क्या लगता है, कहानी यहीं खत्म हो गई? जी नहीं, अभी इसका एक और पार्ट है जो इससे भी ज्यादा